हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज रिलेटेड एमसीक्यूज। तो बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, आपको बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के एमसीक्यूज मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी 7 PM पर डेली करवाता हूं। तो आप वहां भी मुझे जो है क्लासेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको बहुत शानदार एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। आप लोग अभी जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, है ना। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गया हूं, यस, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। साइंस एंड टेक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप यदि मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, आप टाइनी URL नाम का एक पूरा लिंक है, वहां पर आप मेरे सभी लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपको एनसीईआरटीज करना होता है। एनसीईआरटीज के बाद आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना। तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं लेक्चर को। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी जोड़िए इस चीज को। और दिस वन इज द 49th लेक्चर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे 48 लेक्चर में ऑलरेडी इस पर ले चुका हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो आप सभी लेक्चर्स को सुप्रभात, नमस्कार। हर्षित श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, वेरी गुड। मीट छोटा, ओके, लव यू गुरुजी, लव यू टू डियर, लव यू टू। तो आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हम लोग कुछ एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोनाली केसरवानी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कल से मैं एक नया टॉपिक शुरुआत करने वाला हूं, और वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन कवर होंगे, और लगभग ये 6-7 लेक्चर्स में बायोटेक्नोलॉजी को मैं एकदम कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की क्लास 11 AM डेली 1 आवर, 1 घंटे रहेगी। 1 घंटे में आपको मैं संपूर्ण चीजें कवर करवाता चलूंगा, ठीक है। तो यस, आप लोग जुड़ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर चलते हैं। क्रैक यूपीएससी CSC GS, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और अनअकैडमी पर बहुत शानदार कोर्सेज भी हैं। आप डेली लाइव क्लासेस ले सकते हैं, टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहां पर मिलते हैं। सो अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और नीचे मेरा रुद्र प्रकाश गौतम प्रोफाइल लिंक को फॉलो नहीं किया है, तो अभी का भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि साइंस एंड टेक के इसी प्रकार के क्वेश्चंस 7 PM पर भी आते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो 4 PM पर मैं कंप्लीट सीसेट का सेक्शन वहां पर करवा रहा हूं 90 मिनट्स, और यहां पर लगभग 75 मिनट्स। तो एक कंप्लीट तैयारी चल रही है वहां, राइट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा सफाई अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है। पहले थोड़ा सा सफाई अभियान चला दे बेटा एक बार, है ना। सो 1 मिनट, सफाई अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है। सो लेट मी प्ले द रोल। कहाँ है भैया? चलिए, तो सफाई अभियान चल जाएगा अभी थोड़ी सी देर में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, लाइव क्लासेस भी आ गई हैं, और यस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सभी टॉप नॉच एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री, करंट अफेयर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर हियर। सब कुछ चीज यहां पर कवर हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि आइकॉनिक कोर्स। देखिए, आइकॉनिक की फीस आज ही बढ़ने वाली है, 25 जनवरी। तो आप लोग जरूर जो है इसमें एनरोल कर लीजिए। RP Sir 10 इज माय रेफरल कोड। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आइकॉनिक जैसे सब्सक्रिप्शन, जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है अनअकैडमी का, इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, तो आप यहां पर भी एनरोल कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? एमसीक्यूज बस आपके सामने आने ही वाले हैं दोस्तों, है ना। एमसीक्यूज आने ही वाले हैं। सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, और लगभग 15 क्वेश्चंस हैं।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 15 क्वेश्चंस में से कम 10 क्वेश्चंस तो सही करेंगे, क्योंकि बेसिक एनसीईआरटीज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, तो डेडिकेटेड आइकॉनिक के फैकल्टीज भी अनअकैडमी पर अब लाइव पढ़ाते हैं। आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए फ्री कोर्सेज, टेस्ट क्विजेज, साथ ही साथ में कॉम्बैट जैसे एग्जाम को भी कंडक्ट करवाता है। तो यस सर, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं कहां हूं? मैं यहीं हूं। मैं कहां जाऊंगा बताइए? कहां हो आप? मैं कहां हूं बताओ? मैं यहीं हूं। आ गया, क्लास स्टार्ट कर दी बेटा, है ना? तो एक बहुत शानदार प्रश्न, ये देखिए, ये सभी स्टेट पीसीएस में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे शरीर में इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है? अब आपको वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं है, वही क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। तो अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में मौजूद हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना? गुड मॉर्निंग। तो यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। बेटा ये आप फालतू के जो कमेंट कर रहे हो, मीट छोटा बड़ा, ये चुपचाप रहिए आप क्लास में, है ना? दिस इज नॉट द राइट वे टू टॉक। आप अपना काम कीजिए, पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज आप कहीं और जाइए, है ना? वी नॉट नीड एनीवन लाइक यू। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बताइए, आपको आंसर देना है ए बी सी डी। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो मानव में होते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं होता, मतलब वो हमारे शरीर में कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, जैसे हृदय यकृत कर रहा है। तो आप बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। लाइक करते चलना, लाइक भी करते चलना, है ना दोस्तों? यस, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जारा सिद्दीकी गुड मॉर्निंग, रवि भूषण कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग योक्ता दास गुड मॉर्निंग। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ना? हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अवशेषी अंग जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करके बताऊंगा कि भाई कैसे आंसर आएगा। सो बैक बेंचर भी है हमारे साथ, बहुत बढ़िया भाई, बी आंसर दे रहे हैं। बाकी सब लोग भी बताइए। सो बैक बेंचर का आंसर है बी। योक्ता दास सी, वेरी गुड। चलो सोनाली सी, जहां पढ़ना बी। विकास सिंह मीणा जी ने दिया है सी। बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कंप्लीट डिटेल में मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। सभी पेपर्स में ये पूछा जाता है। सो गुड मॉर्निंग बैक बेंचर, गुड मॉर्निंग। यस, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों। पहले एलिमिनेट करिए, क्या ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर में काम का नहीं है? बहुत काम का है। तो ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा पॉइंट है स्प्लीन, तिल्ली। आपको पता होगा स्प्लीन या जो प्लीहा होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। ये तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, रक्त कणिकाओं का क्या कहलाता है? ये ग्रेवयार्ड, मुर्दागृह। और तिल्ली के कारण ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भस्थ महिलाएं हैं, उनमें जो ज्यादा ब्लड की आवश्यकता है वो तो प्लीहा से ही पूर्ति होती है। तो तिल्ली भी काम का है। जब ये काम का है तो ये अवशेषी अंग नहीं है, और इसीलिए डी भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो नहीं आता है तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा, ध्यान से सुन लीजिए।
तीसरी बात आई आईलिड। आप बताइए, पलकें क्या काम की नहीं है? बहुत काम की हैं, कचरे को अंदर नहीं जाने देती हैं, समय समय पर हमारी मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स देती है। तो आईलिड्स भी नहीं होगा, तो अब क्या बचा? बिल्कुल, देखिए जो अक्कल दाढ़ होती है, कई बार लोग बोलते हैं आपकी अक्कल दाढ़ ही नहीं आई है। देखिए अक्कल दाढ़ सबसे पीछे की होती है, यदि वो नहीं भी होगी तो हमें चबाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। कॉक्सिक्स, ये क्या होता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे वाला जो पूंछ जैसा भाग होता है, कई बार ये होता है, इसका कोई काम नहीं होता, तो ये भी नहीं है। और अपेंडिक्स, आपने सुना होगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे बड़ी आंत में सिकम वाले हिस्से पर होता है, बड़ी आंत में सिकम वाले हिस्से पर, तो वो अपेंडिक्स कहलाता है। तो अपेंडिक्स के कारण कई बार अपेंडिक्स लोग हटाते भी हैं, तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है। तो योक्ता दास का सही है, वेरी गुड। दुष्यंत गौर आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग गौरीराज। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अब तक के मैंने जो भी प्रश्न डिस्कस किए हैं, आपको ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आईलिड को हिंदी में नहीं पता, अरे कोई बात नहीं यार, आईलिड का मतलब क्या होता है? आईलिड का मतलब आंख की जो पलकें हैं उस तरह से, ठीक है। सोनाली का भी सही है, और डेक्स्ट्रस डिटेक्टिव इनका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। यस, चलें आगे। तो देखिए कुछ हिंदी में, इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में दिया हुआ, मैं हिंदी में बता दूंगा। बड़ी आंत में पाया जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब अवशेषीय अंग वे अंग होते हैं जो टिश्यू और सेल हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन उनका कोई फंक्शनल कार्य नहीं होता है। और हमारे पूर्वजों में, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनमें तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम था। जब हम कभी कपी वंश के हुआ करते थे, तो आपको पता है बंदर, औरंगूटन, चिंपैंजीज इत्यादि, ये सभी घास इत्यादि को डाइजेस्ट करने के लिए, इवन बफेलोज, काउज, ये सभी डाइजेस्ट करने के लिए सिकम, अंगनाल, जिसे हम लोग अंगनाल कहते हैं, अपेंडिक्स का प्रयोग करते थे। तो पहले के समय में जो है ये हमारे काम का हुआ करता था, अब हमारे कोई काम का नहीं है। दूसरा आ रहा है साइनसस। ह्यूमन चीक बोन होल्ड द मैक्सिलरी साइनस एंड फेस कंसिस्ट ऑफ पॉकेट ऑफ एयर कॉल्ड साइनसस एंड दे आर लाइंड अप थिन लेयर ऑफ म्यूकस एंड इट हैज नो। तो यहां पर साइनसस जो है वो भी कोई काम का नहीं है, सिग्निफिकेंट यूज, बट इंफेक्शन कैन लीड टू साइनेटिस। तो यहां पर म्यूकस की एक लेयर होती है कान के इस पास में, साइनसस का कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स का मानव शरीर में कोई काम नहीं है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रल कॉलम, उसमें जो लॉस्ट टेल है, सबसे नीचे वाला भाग है, टर्म्ड एज टेल बोन, सबसे नीचे वाला भाग, वो भी हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है। विजडम टूथ, जो बुद्धिमानी वाले जो दांत होते हैं, मोलर और प्री मोलर, आपने सुने होंगे मोलर और प्री मोलर। तो मोलर में सबसे पहले जो आता है, तो इन आर बुक्कल कैविटी, जो मुख गुहा है, उसके पीछे वाले भाग में विजडम टूथ पाए जाते हैं, वो भी हमारे काम के नहीं है। सो योक्ता दास ने एक बहुत सही बात बताई है कि ये बफेलो, काऊ, बंदर इत्यादि सब में क्यों पाए जाते हैं? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। जो घास है, ये जो पेड़ पौधों से पत्तियां इत्यादि खा लेते हैं, उसको पाचन में मदद करता है अपेंडिक्स, राइट। चलिए, एक्सटर्नल ईयर हेलिक्स। देखिए हाथी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हाथी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो क्या है? उसके जो कान है ना, वो 2 मीटर तक फड़फड़ा सकते हैं। हाथी एक बहुत बड़ा जीव है, तो वो अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए अपने कान को इस प्रकार फड़फड़ाता है, तो उसके कान तो आवश्यक हैं। लेकिन मानव के जो एक्सटर्नल आउटर रिम है, मानव की जो ये आउटर रिम है कान की, वो किसी काम की नहीं है, उसका कहीं से भी कोई काम नहीं है। तो डार्विन्स, तो ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सभी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये सभी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए,
लेकिन देखिए थर्ड आईलिड, आईलिड जो है हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है मॉइस्ट वगैरह से। और देखिए टॉन्सिल्स आर रिमेन एज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, दे एक्ट एज फर्स्ट लाइन डिफेंस। तो ये है ना, टॉन्सिल्स जो हैं वो WBC के निर्माण में मदद करते हैं, टॉन्सिल्स जो हमारे गले में होते हैं। तो आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन बिकॉज। तो क्यों एरोप्लेन में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है। दूसरा, इट इज हैवियर देन एयर, क्या ये वायु से ज्यादा भारी है। यह बहुत कम तापमान के नीचे तरल बनता है। ए और सी दोनों। तो क्यों हम लोग वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जबकि बलून में हम लोग क्या भरते हैं, हीलियम। आपको पूछा जाए जो गोताखोर हैं, गोताखोर वो क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, गोताखोर जो हैं ऑक्सीजन और हीलियम ये लेकर जाते हैं अपने सिलेंडर में, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो बताइए क्या आंसर होगा। सो जल्दी से आंसर दीजिए, प्लीज गिव मी आंसर एज सुन एज पॉसिबल। जस्ट यस, तो देखिए आंसर आने भी लग गए हैं, आंसर आने भी लग गए हैं, बहुत तेजी के साथ में आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। पहला तो ये कि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस है। देखिए नाइट्रोजन जो है ना 15th नाइट्रोजन कौन से नंबर पर आती है, 14वें नंबर पर, आवर्त सारणी में 14वें नंबर पर। और चूंकि ये तीसरे पायदान पर है पी ब्लॉक में, इसलिए क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो इस प्रकार से एक दिशा में है। जबकि आपने देखा होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये अक्रिय गैस है जो जीरोथ ग्रुप कहलाता है। जीरोथ ग्रुप इन आवर्त सारणी है ना, या कई बार उसको 18वां ग्रुप भी कहते हैं। तो इनमें जो फिलिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसे होता है, ऊपर इस प्रकार से। आपने जरूर ये चीज पढ़ी होगी अपने सिलेबस में। तो इस कारण से इसका कोई भी ब्लॉक फिल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन भी एक अक्रिय गैस की भांति काम करता है, इनर्ट गैस की भांति काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए इट इज हैवियर देन एयर। अब आप बोलेंगे दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई देगा। देखिए पॉइंट्स ध्यान से सुनिए, क्या नाइट्रोजन एयर से भारी है? तो देखिए नाइट्रोजन किस रूप में होती है, N2। नाइट्रोजन का भार कितना है दोस्तों, आवर्त सारणी में ये, सॉरी माफी चाहता हूं, आवर्त सारणी में 7वें नंबर पर है और इसका भार जो है वो 14 है। ठीक है, ये मैंने गलती से बोल दिया है। तो नाइट्रोजन का भार होता है 14, तो N2 गैस का कितना होगा, 28। और इसके अलावा वायुमंडल में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16, और ये 2 है इसलिए कितना हो गया, 32। तो वैसे देखा जाए तो हमारे पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 7 और लगभग 21% ऑक्सीजन है। लेकिन यहां पर आपको यह दिखेगा कि निचला जो वायुमंडल है, निचला वायुमंडल, वहां पर नमी भी पाई जाती है। और नमी का मतलब क्या है, H2O। और H2O का भार कितना होता है दोस्तों, हाइड्रोजन 2 गुणा 1, क्योंकि 1 है भार, प्लस 16, तो ये 18 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, वायुमंडलीय भार लगभग जो है उसमें 28-29 के करीब आएगा, इनका एक एवरेज निकाला जाए। लेकिन निम्न परतों में नाइट्रोजन जो है हवा से भारी होगी,
क्योंकि निचली परत में क्या पाया जाता है भाई, जल वाष्प या मॉइस्चर पाया जाता है, और इसका परमाणु भार केवल और केवल 18 होगा। तो ये बात क्लियर हुई आपको? यस। तो ए इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। और देखिए नाइट्रोजन को जो हम लोग तरलीकृत करते हैं, नाइट्रोजन को जो तरलीकृत करते हैं वो हम लोग 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर सकते हैं। नाइट्रोजन का तरलीकरण 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसीलिए तापमान तो नीचे होता है, लेकिन उससे क्या मतलब है, वायुमंडल में उसके टायर से उसका क्या मतलब है ना। लिक्विफाइड तो हम क्यों करते हैं, आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, नाइट्रोजन का तरलीकृत रूप किसमें काम आता है, तो आप बताएंगे जो भी बैल हैं या फिर कोई भी अन्य जानवर है, उनका जो वीर्य होता है, सीमन, उसको स्टोर करने के लिए, मरे हुए जानवर या मानव को संरक्षित करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लिक्विफाइड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया है। सो ए एंड हाँ 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 बिल्कुल, एक मिनट। सो मैंने गलती से देख लिया, ए और बी समझ रहा था मैं। ओके ओके। इट फॉर्म्स लिक्विड ओनली बिलो द वेरी लो टेम्परेचर। हाँ भाई, ये एक और बात है, लेकिन देखिए यहां पर ये पॉइंट यहां पर इतना करेक्ट वैसे है नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि देखो जब वायु की बात करेंगे तो वायु में फिर आप क्या डालेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लिक्विफिकेशन कितने पे होता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वायुमंडल में यदि ऊपर जा भी रहा है तो भी क्या इंपैक्ट होगा। तो इस प्रश्न में यहां पर देखिए, एक मिनट आप लोग ये देखिए, एयर इज सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट एंड इट इज जनरली वेरी हार्ड टू रिमूव दिस मॉइस्चर इफ एरोप्लेन्स टायर फिल्ड विद द एयर एट फ्लाइट एल्टीट्यूड आइस वुड फॉर्म इनसाइड द टायर। ये एक यस इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि टायर के अंदर, बिल्कुल 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 सही है, यस। तो टायर के अंदर यदि हम लोग एयर को भरेंगे तो एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो क्या करेगा, क्योंकि ये लगभग 16 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं एरोप्लेन, तो वहां पर ये आईसी हो जाएंगे, ठीक है, इनमें बर्फ जम जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ए एंड सी दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है। राइट। सो ये बी इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट। यस, ठीक है। चलिए, तो अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि आपके सामने, सूरज का रंग सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। इस घटना के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, तो इस घटना के पीछे कौन सा कारण है, बताइए। इस घटना के पीछे कौन सा कारण है, ध्यान से पढ़िए और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सही आंसर देंगे। राइट, है ना, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सही आंसर आए आप सभी का। राइट, चलिए बताइए।
सो यस, आंसर आ गया होगा आप लोगों का दोस्तों, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। सो यहां पर देखिए सूरज का रंग सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो अलग अलग आंसर आ गए हैं आप सभी के। सी, वेरी गुड, सी आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आंसर्स भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। सो सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव, स्कैटरिंग, और देखिए तरंगदैर्घ्य का रोल है, और लाल रंग जो है वो सबसे ज्यादा एमिट होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है या सूर्य उदय होता है। ठीक है सर, यहीं पर है, कहीं नहीं गए भाई। सो सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट गेट स्कैटर्ड, चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। अब देखिए यदि ये पृथ्वी है और सूर्यास्त हो रहा है, नीचे चला गया सूर्य, तो उस केस में क्या होता है, एक एंगल पर सूर्य की किरणें आ रही होती है, और ये टकराने के कारण क्या होता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, और लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा दोस्तों शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है? शॉर्टर का मतलब जो कम वेवलेंथ है। तो आपको पता होगा, आप लोग हमेशा पढ़ते हैं VIBGYOR, विबग्योर। तो रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों R और V, तो इसलिए, और वैसे क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन, जब सूर्य पूरे दिन भर रहता है तो आसमान का रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, और इसीलिए ब्लू, इसलिए हमें वो ब्लू दिखाई देता है। तो दिस इज द स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन, और वो एक एंगल पर, और इस एंगल पे होने के कारण। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए यहां पर आप लोगों को यह दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी पाई जाती है दोस्तों? सबसे ज्यादा जब वेवलेंथ की बात करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो गामा तरंगों की। ये देखिए यहां पर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा जो, देखिए ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? आवृत्ति। और किसी भी तरंग की जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज्यादा उसमें एनर्जी होगी, और इतनी ही ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ध्यान से सुन लीजिए, जिस तरंग की जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज्यादा उसमें ऊर्जा होती है, उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जाए आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप क्या बताएंगे? कॉस्मिक रेज की। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की। उसके बाद में गामा किरणों के बाद में आवृत्ति किसकी ज्यादा है? एक्सरेज। सबसे कम आवृत्ति किसकी है? रेडियो टीवी की। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे कम आवृत्ति किसकी है, तो आप क्या बताएंगे? रेडियो वेव्स की आवृत्ति सबसे कम है। वहीं वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा, यहां पर दिख रहा होगा आपको, वेवलेंथ की बात करें तो ये, और आपको यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है ना। तो रेड जो है यहां पर देख लीजिए, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। रेज सन ड्यूरिंग मिड डे, दिन के दौरान क्या होती है? शॉर्ट डिस्टेंस है, और जब वो सनसेट होता है तो ये कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो इसीलिए क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। तो यहां पर जिसकी जितनी कम वेवलेंथ है उतना ही ज्यादा, है ना। यहां पर बात क्लियर हो गई आपको? तो स्कैटरिंग किसका ज्यादा होगा, है ना, ये बात क्लियर है। स्कैटरिंग किसका ज्यादा होगा? स्कैटरिंग ज्यादा होगा रेड का, और सबसे कम होगा वॉयलेट का। ठीक है, वॉयलेट का सबसे कम स्कैटरिंग होगा, राइट। चलिए, तो यहां पर आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस्ड म्यूटेशन
इनमें से कौन सा रंग, इनमें से कौन सी तरंगे हैं जिसके कारण म्यूटेशन क्या होता है भाई? आपने बहुत सुना होगा जेनेटिक म्यूटेशन। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय रेड, और डे टाइम में चूंकि शॉर्ट वेवलेंथ है इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, लेकिन देखिए ध्यान से सुनिए, सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र है, होना तो क्या चाहिए था, दिन के समय पर होना तो हमें चाहिए था कि जो है बैंगनी दिखाई देता, बैंगनी, लेकिन बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूर्य का प्रकाश कैसा है, व्हाइट है। तो जब बैंगनी में बहुत ज्यादा व्हाइट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या दिखेगा दोस्तों, दिखना ब्लू व्हाइट बैंगनी चाहिए था, लेकिन व्हाइट ज्यादा होने की वजह से ये जब मिक्सिंग होगा तो बैंगनी का रंग की इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो जाएगी और वो कौन सा रंग में तब्दील हो जाएगा, ब्लू, इसीलिए हमें ब्लू दिखाई देता है। तो डेक्स्ट्रस डिटेक्टिव को आप, मेरा आंसर क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है जेनेटिक म्यूटेशन कौन कौन सी चीजों से हो सकता है? एक्सरेज, गामा रेज, मस्टर्ड गैस आपको पता होगी, मस्टर्ड गैस का प्रयोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड में यूज हुआ था, यूवी रेज और नाइट्रस एसिड। जेनेटिक म्यूटेशन आपको याद आ रहा होगा, जीन में जो उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है? देखिए यदि लगातार हम लोग एक्सरेज किरणों में रहेंगे तो हमारे जीन्स में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है, इवन कैंसर भी हो सकता है ना। तो यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर क्या होगा? एक बार फिर से जेनेटिक म्यूटेशन बताते हैं, कोई बात नहीं, बस बिल्कुल बता रहे हैं। एक बार आंसर्स भी दे दीजिए, जेनेटिक म्यूटेशन को एक बार फिर से कवर कर देंगे। देखिए जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन, और म्यूटेशन के जो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जो फादर हैं, प्रणेता हैं, उन्हें कहा जाता है ह्यूगो डी ब्रिज ने पहली बार उत्परिवर्तन का सिद्धांत निकाला था, ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और देखिए लगातार यदि हम लोग एक्स किरणों में हैं तो हमारे जीन्स में, हमारे जो जीनों की संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाता है, कैंसर भी होता है। और देखिए यदि कोई व्यक्ति भारत में रहा है लेकिन आने वाली सभी पीढ़ी अब कनाडा में चली गई, तो कनाडा में जो तरंगे हैं वो अलग तरह की हैं, वहां का एनवायरनमेंट अलग तरह का है। तो आपको पता है कि वहां पर दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा उनके व्यवहार में, उनके लुक्स वगैरह में। तो ये क्या होता है? यही होता है जेनेटिक म्यूटेशन। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर एक्सरेज किरणों से इसीलिए गर्भस्थ महिला को दूर रहने को कहा जाता है, क्योंकि बच्चे में बहुत सारी विकृतियां, डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो यहां पर देखिए नरेंद्र राजपूत आ गए हैं और उन्होंने कहा है डी, योक्ता दास ने भी बोला है डी, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन बिल्कुल इन पांचों से हो सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब एक्स रेज से भी, गामा रेज से, इन दोनों से तो हमें हमारे वायुमंडल से प्रोटेक्शन मिल जाता है। सरसों की गैस, मस्टर्ड गैस से, यूवी रेज से, उससे भी हम लोग दूर रहना चाहते हैं, पता होगा आपको, है ना। यूवी रेज ओजोन परत प्रोटेक्ट करता है, नाइट्रस एसिड, तो ये सभी चीजें क्या हैं, उत्परिवर्तन में मदद करती हैं। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर देखिए, अ जीन म्यूटेशन इज अ परमानेंट अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो हमारे डीएनए के सीक्वेंस में बिल्कुल परमानेंट परिवर्तन हो जाता है और इसके कारण हमें मल्टीपल इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
तो यहां पर म्यूटेशन कैन बी कॉज्ड बाय एक्स रेज, गामा रेज, मस्टर्ड रेज, यूवी रेज, नाइट्रस एक्सिड। तो ये सभी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। कुछ होते हैं हेरेडिटरी, है ना, हेरेडिटरी म्यूटेशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो हम लोग हमारे पर्यावरण के कारण, जैसे उसमें यदि ज्यादा एक्सरेज है, गामा रेज है, मस्टर्ड गैस है, उसके कारण हमारे शरीर में डीएनए में जो परिवर्तन आता है। तो एक तो है हेरेडिटी और एक है, गुड मॉर्निंग शक्तिकांत, ओके शक्तिकांत दास जी भी आ गए हैं हमारे साथ, है ना, शक्तिकांत दास जी बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेस्ट, NEST, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कथन सत्य है? न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कथन सत्य है? नेक्स्ट जो है NEST बहुपक्षीय रूपरेखा में भारत की स्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकी शासन नियम, मानक और वास्तुकला, तो इट विल निगोशिएट टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रूल, स्टैंडर्ड्स एंड आर्किटेक्चर suited to India's condition in multilateral and plurilateral framework। यहां पर बोल रहा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से आवश्यकता है उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम लोग एम्बेड करेंगे, और भारत की जो परिस्थिति है इन मल्टीलेटरल और प्लूरिलेटरल फ्रेमवर्क, मतलब ये हुआ कि बहुपक्षीय, मतलब बहुत सारे देशों के लेवल पर, और प्लूरिलेटरल मतलब कि अलग अलग मानकों पे जो अंतरराष्ट्रीय डिमांड है उसके अनुसार भारत किसमें सबसे अच्छा सक्षम है, उन टेक्नोलॉजी पर, उन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना, यह है पहला पॉइंट। और क्या इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फॉर्म्ड किया गया, है ना, नरेंद्र राजपूत क्लियर हो गया होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर भी आ गया है। यहां पर देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, नई और उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो देखिए यहां पर आपको एक बात क्लियर होगी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को लाया गया, और ये निगोशिएट करेगा टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रूल, स्टैंडर्ड्स, आर्किटेक्चर सूटेड टू इंडियाज कंडीशन इन मल्टीलेटरल एंड प्लूरिलेटरल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, है ना? तो देख लीजिए एक बार, नेस्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर क्या हो, 5G के ट्रायल्स हो, गवर्नमेंट अलाउइंग ऑल द नेटवर्क इक्विपमेंट मेकर्स इंक्लूडिंग हुआई, तो हुआई को मना तो कर दिया है, लेकिन हम लोग वो सभी टेक्नोलॉजी को एम्बेड करना चाह रहे हैं जो भारत, जिसमें विश्वसनीयता के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ सके, जिसमें भारत का स्पेशलाइजेशन है, राइट? चलिए, तो आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है, व्हेन एन आइस क्यूब इज वार्म्ड ओनली टू एक्सटेंट इट हैज टोटली मॉल्टन, हाउ डज द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट?
जब एक आइस क्यूब को केवल इस हद तक गर्म किया जाता है कि वह पूरी तरह से पिघला हुआ हो और आगे नहीं पिघलता, तो ठोस प्रक्रिया से तरल अवस्था में पूरी प्रक्रिया के दौरान तापमान कैसे बदलता है, यह आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। जब एक आइस क्यूब को केवल इस हद तक गर्म किया जाता है कि वह पूरी तरह से पिघला हुआ हो, है ना, और आगे ना पिघले, तो देखिए यहां पर आंसर्स बिल्कुल गौरीराज का आंसर आ गया है और बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए होगा क्या, जब आइस क्यूब को इस हद तक गर्म किया जाता है कि पूरी तरह से पिघला हुआ, तो आइस क्यूब को यदि गर्म करेंगे तो पहले एक हद तक तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर पहले तो तापमान बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, एक समय के बाद जब उसको इतना और आगे नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर में आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, टेम्परेचर रुक जाएगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान बाद में फिर वह तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत में तो ज्यादा तेजी से तापमान दिया गया है। तो ये तो एक डायरेक्ट प्रश्न था। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, सूर्य से बहुत सारे नैनो फ्लेयर्स निकलते हैं। आपने सोलर फ्लेयर्स का तो नाम सुना ही होगा, सोलर फ्लेयर्स का मतलब सौर किरणें, क्या बोलते हैं, सौर किरणें। तो उसी प्रकार से सूर्य से नैनो फ्लेयर्स भी निकलते हैं, है ना। तो नैनो फ्लेयर के बारे में क्या कथन सत्य है, इट इज सडन फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस ऑब्जर्व बाय पीपल लिविंग क्लोज टू द पोल एट नाइट। कई बार अचानक से क्या होता है, ध्रुवों पर रहने वाले लोगों को एक चमक दिखाई देती है। और दूसरा है, द ब्राइटनेस इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड टू द मोशन ऑफ प्लाज्मा। सो यहां पर सोनाली केसरवानी, नरेंद्र राजपूत, गौरी, डेक्स्ट्रस, बहुत बढ़िया भाई। देखिए ये पॉइंट चर्चा में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो फ्लेयर्स,
नैनो फ्लेयर्स क्या होती हैं? ये सूर्य के आसपास ही चमक होती हैं। ये इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं कि ये हमारे ध्रुवों तक पहुंच जाए, और जो ध्रुवों तक आती है चमक उसे तो उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सॉरी, उत्तरी ध्रुव में कहा जाता है ऑरोरा बोर्जुलिस, और दक्षिणी ध्रुव में कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो चमकीली तरंगें आती हैं वो सभी क्या होते हैं दोस्तों? वो तो प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा की तरह से नैनो फ्लेयर्स केवल और केवल सूर्य के चारों ओर का जो वायुमंडल है वहीं तक ये नैनो फ्लेयर्स निकलती हैं। तो पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो गलत है, यहां तक नहीं पहुंच पाता। और दूसरा पॉइंट देखिए, चमक चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा को प्लाज्मा की गति में परिवर्तित करके उत्पन्न होती है। द ब्राइटनेस इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड टू द मोशन ऑफ प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा के कण सूर्य से बहुत तेजी से इस पूरे ब्रह्मांड की ओर निकलते हैं, तो उस समय पर ये जो एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, ब्राइटनेस इज जनरेटेड। तो नैनो फ्लेयर्स क्या है? एक चमक है जो सूर्य के चारों ओर है केवल, ठीक है, सूर्य के चारों ओर है केवल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट। और ध्रुवों में जो चमक दिखाई देती है वो प्लाज्मा के कारण होती है, और इसके पीछे कारण क्या है? जो पृथ्वी है उसमें अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस प्रकार से सूर्य की प्लाज्मा की तरंगें, प्लाज्मा की पूरी किरणें ये ध्रुवों पर गिरती हैं और यहां पर एक चमकीली लाइट उत्पन्न करती हैं। एकदम क्लियर? चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड इज द करेक्ट पॉइंट, और ये ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यहां पर ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखते हैं। नैनो फ्लेयर आर वेरी स्मॉल सोलर फ्लेयर्स, सडन फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस ऑब्जर्व ओवर सन सरफेस विच हैपन इन कोरोना। तो ये सन सरफेस पर ही दिखाई देती हैं, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, सूर्य के बाहर वाले एनवायरमेंट में। सन्स कोरोना इज हॉटर एज कंपेयर टू सन सरफेस। आपको यह बात कई बार सुना होगा आपने कि सन का जो यहां पर टेम्परेचर है वो लगभग जो है 30 लाख है, और इसके ये वाले भाग में है ना, ध्यान से देखेंगे, यदि ये सूर्य है तो सूर्य का जो धरातल है वहां पर तो टेम्परेचर है 6000 केल्विन, लेकिन आप सूर्य के बाहर का जो एनवायरमेंट है, ये बाहर का जो वायुमंडल है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कितना टेम्परेचर है, 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये तेजी से गर्म चीजें निकलती हैं, और इस पर साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। So the flash of brightness is related to the conversion of energy stored in the solar magnetic field to motion of plasma, और ये प्लाज्मा को तेजी से मूव करवाने में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। रिसेंटली क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने ध्यान से प्रश्न पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा।
यस, आंसर दीजिए तेजी के साथ में, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। सो आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया यार। सो आंसर आने शुरू हो गए हैं। आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड। आर्कियन के बारे में, आर्कियन के बारे में क्या सही है? बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, लीजिए अभी हो जाते हैं। थैंक यू बताने के लिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लीजिए, शायद अब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? हाँ बताइए। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़िए और सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाल ही में जो आर्कियंस देखे गए सॉल्ट लेक में, है ना, जो हमारी सांबर झील है, उसमें जो आर्कियन देखे गए उनके बारे में क्या कथन सत्य है? तो आंसर्स आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, देते जाओ आंसर, सभी लोग पार्टिसिपेट करो। तो बिल्कुल पिक छोटा कर लिया है, थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में वैज्ञानिकों ने राजस्थान में सांबर सॉल्ट लेक में एक नए पुरालेख की खोज की है। इस संदर्भ में देखिए, ये पुरालेख किससे संबंधित है? आर्कियन। ये पुरालेख नहीं है, एक मिनट ध्यान से सुनिए, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। पुरालेख नहीं है, आर्कियन है। आर्कियन मतलब एक विशेष प्रकार के जीव हैं, और ये सूक्ष्म जीव, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो इंग्लिश में कई बार क्या होता है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूं तो वो लैंग्वेज पुरालेख हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का नहीं है। तो सूक्ष्म जीवों का एक आदिम समूह जो अत्यधिक आवास में, एक्सट्रीम हैबिटाट में, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे थे जो इस पृथ्वी में पहली बार आए, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, एक्चुअल में ऑल द डिस्टर्बिंग गाइज उनको ब्लॉक करना पड़ा फाइनली, है ना, और इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही थी, तो फाइनली उनको ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि वो उनको बहुत बार समझा दिया, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं थे, है ना। तो इस तरह के जो फालतू के लोग हैं उनसे कम से कम बात करें, आप अपने आंसर्स पे ही फोकस करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों का एक आदिम समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर इस प्रकार के वायरसेस पाए जाते हैं जो पिछले 5 लाख 10 लाख सालों से जिंदा है, और हम भी चाहते हैं कि मानव भी इतना लंबा जिए, तो उनके पास ऐसा क्या है, वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में इतने लंबे समय तक कैसे जी पाते हैं? और सांभर झील में तो क्या है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है। तो यहां पर आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिद्रा, बहुत बढ़िया, सही है आपका, बहुत बढ़िया भाई। तो ए इज द करेक्ट आंसर, सूक्ष्म जीव है। दोस्तों कई बार क्या होता है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पुरालेख जो है ना, आर्कियन, ये जीवों के बारे में पूछ रहा है, आर्कियन मतलब जीवों के बारे में। यस, चलो, सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ए इज द करेक्ट आंसर हियर। तो आर्कियन, सिंगुलर आर्कियन आर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, मतलब जो गर्म पानी का हॉट स्प्रिंग होता है, जो धरातल से नीचे से गर्म पानी निकलता है, कोल्ड डेजर्ट, हाइपर सेलाइन, जो बहुत ज्यादा खारी, दुनिया की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? वॉन झील, और डेड सी। इसके अलावा ध्रुवों पर इतने हार्श टेम्परेचर में भी ये सूक्ष्म जीव जी पाते हैं। तो देखिए, द न्यू आर्कियन हैज बीन नेम्ड नेट्रियाल्बा स्वरूपी, ये नाम याद रखना है, नेट्रियाल्बा स्वरूपी। कहां से नाम पड़ा? डॉक्टर रेणु स्वरूप, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फॉर हर इनिशिएटिव
टू सपोर्टिंग माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, मतलब सूक्ष्म जीवों की विविधता को बनाए रखने के लिए जो डॉक्टर रेणु स्वरूप हैं वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और इसीलिए उनके नाम पर नेट्रियल्बा स्वरूपे, देखिए ये तो उनका जीनस हो गया नेट्रियल्बा और इनके नाम पर ये पीछे है ना। चलिए, तो इस प्रकार से क्या है, ये जीव, इन जीवों पर बहुत रिसर्च होती है ताकि मानव भी, उसकी भी उत्तरजीविता, उसका जो आयु है उसको बढ़ाया जा सके इस प्रकार की चीजों को नोटिस करने के बाद। यस, चलिए, तो अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, इसरो प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको इसी तरह के क्वेश्चंस यदि देखने हैं, है ना, आज तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट ज्यादा थे क्लास में। सो 7 PM पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत शानदार लेक्चर मैं लेकर आता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप एनरोल कर लेना, अभी क्लास को शेड्यूल कर देता हूं। तो 7 PM पर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की प्रोफाइल पर, राइट। तो बताइए इसरो का जो नेत्र है, नेत्र प्रोजेक्ट, उसके बारे में क्या कथन सत्य है, बताइए। इसरो का जो नेत्र प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्या कथन बिल्कुल सत्य है, बताइए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेत्र? नेत्र के बारे में क्या कथन बिल्कुल सत्य है ना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 4 PM पर सीसेट की कंप्लीट सेक्शन आ रहा है और 7 PM पर, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। वहां मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ पढ़ा है। सीसेट की क्लास रेगुलर चल रही, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जरूर फॉलो कर लीजिए। सो नरेंद्र राजपूत का सबसे पहले आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया भाई। तो बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। इट प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द स्पेस टू डिटेक्ट डेब्री एंड अदर हैजार्डस इंडियन सैटेलाइट। तो देखिए स्पेस में क्या हो रहा है, हमें ट्रैकिंग करने की आवश्यकता है। कनाडा, अमेरिका ने भी ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। क्या करते हैं हम लोग, नेत्रा एक प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। हम लोग इसको कई बार डिफेंस में भी यूज करते हैं दोस्तों, इसरो में भी यूज हो रहा है। और इससे क्या है, कोई भी डेब्री जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट घूम रहे हैं, कल को ऐसा ना हो जाए 2 सैटेलाइट्स टकरा जाएं, या हम लोग स्पेस लॉन्च व्हीकल की मदद से कोई सैटेलाइट आकाश में लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई सैटेलाइट का बारीक सा कण भी टकरा जाए और इनको नुकसान हो जाए। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सभी की प्रॉपर मैपिंग कर रहे हैं पूरे के पूरे स्पेस में। यस, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। कल से 11 AM से बायोटेक्नोलॉजी की क्लास होगी दोस्तों, इसी समय पर यूट्यूब पर, तो जरूर आप जुड़ जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो क्या है नेत्रा? नेत्रा इनिशिएटेड प्रोजेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट नेत्रा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्पेस टू डिटेक्ट, स्पेस में डेब्री को डिटेक्ट करने का काम करता है। और नेत्रा कंसिस्ट हाई प्रिसीजन, बिल्कुल सटीकता के साथ लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप। कहां पर है दोस्तों? नेत्र में, लेह में। लेह में भारत की बहुत बड़ी टेलीस्कोप दूरबीन लगी हुई है। अलोंग विद देम मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार, ये याद रखना, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार किसको ट्रैक कर रहा है? जितनी भी स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स हैं उनको ट्रैक कर रहा है। एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, नेत्र को जरूर याद रखना है। और इसरो प्लान्स टू पुट अप मैनी ऑब्जर्वेटरी फैसिलिटी, इवन माउंट आबू जहां पर मैं हूं वहां पर भी, दक्षिण भारत में, लेह में, और MOTR, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार, ये भी स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है आपको एकदम। एंड द टेलीस्कोप एट, ये भी याद रखना, पौनमुडी और माउंट आबू, मैंने आपको बताया था माउंट आबू में भी है और दक्षिण में पौनमुडी में भी है। तो ये सभी जगह टेलीस्कोप रखा हुआ है। नेत्र एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना ये बात, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटर की फुल फॉर्म देख लो, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार। ऐसा का ऐसा एक शानदार इक्विपमेंट कनाडा और USA ने भी मिलकर बनाया हुआ है। पहले हम उस पर निर्भर करते थे, लेकिन अब हमारा इंडिजीनियसली मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार हमने लगा दिया, जिसका नाम है नेत्रा, राइट। तो आगे के प्रश्न हम लोग आगे अगली क्लास में शाम को, ये सभी प्रश्न आपको कब मिलेंगे? अब 7 PM की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज ही मुझे फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। 7 फरवरी को कॉम्बैट है, आप RP Sir 10
आरपी सर 10 रेफरल कोड की मदद से मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस कॉम्बैट में आप पुरस्कार जीत सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर देखिए आज 25 तारीख है, टुडे इज द लास्ट डे कि आइकॉनिक की फीस बढ़ने वाली है, तो आप जल्द से जल्द एनरोलमेंट ले लीजिए इसमें। 25 जनवरी इज द लास्ट डेट। अल्लाह हाफिज, नमस्कार, बाय बाय। 25 जनवरी से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। इन सभी बैचेज में आप एनरोल कर लीजिए। 2021, 22, 23 जितना जल्दी तैयारी करेंगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। और 25 जनवरी जो कि आज है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यदि आरपी सर 10 से, तो आपको जरूर मैं अपनी तरफ से भी कुछ मदद कर सकूंगा। तो जरूर 31 को था, नो 25 को है बेटा, 31 को नहीं है, 7 फरवरी को ही है, क्योंकि 1 जनवरी को हुआ था कॉम्बैट और उसके बाद में 15 जनवरी को हो गया था। तो अब हर महीने में केवल 2 कॉम्बैट होते हैं, इसीलिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं आइकॉनिक और प्लस के ऑप्शनल के साथ में, इसमें आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। वी विल मीट एट 4 PM क्लास, सीसेट की क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और 7 PM पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के MCQs। अभी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए।